हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मैं दीपेंद्र सिंह नरूका आज आपके लिए कुछ एक और वीडियो लेकर आया हूँ बेटा, बहुत शानदार सा। ये वीडियो बेसिकली जेई मेंस के बच्चों के लिए है। हालांकि इसको अगर नीट वाले बच्चे भी देखते हैं तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर कुछ लास्ट नॉट लास्ट ईयर क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले आपको एक वीडियो दिया था। उस वीडियो के अंदर बात करी गई थी कि नीट के टॉपिक्स को वेटेज वाइज हम लोगों ने यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट किया था और बताया था कि इस टॉपिक का इतना वेटेज है, इस टॉपिक का इतना वेटेज है। तो ये जो वीडियो है आज का, जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये भी कुछ कुछ उस टाइप का ही है। बट ये ओवरऑल जेई मेंस और नीट दोनों की बात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों ही हम दोनों के दोनों जो एग्जाम होते हैं वो सेम एक ही तरीके के कोर्स पे होते हैं। सिलेबस सेम ही होता है ऑलमोस्ट। फिजिक्स के अंदर बात करें, केमिस्ट्री में बात करें, अगर हम लोग बाकी मैथ्स और बायोलॉजी दोनों की अलग अलग होती है। तो वहाँ पे होता क्या है कि जो मैंने नीट के लिए सारे टॉपिक्स को परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया था उस वीडियो के अंदर। आप चाहो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चाहो तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन अगर मैं इस वीडियो की बात करूँ तो इस वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अगर बहुत अच्छा स्कोर चाहिए लास्ट के टाइम पे पढ़ के, अगर जेई मेंस में आपको 200 प्लस चाहिए, या अगर मैं बोलूँ तो नीट में आपको 600 प्लस चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पहले कर लेने हैं, कौन कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बेसिकली जो वीडियो है सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है। फिजिक्स में मेरी एक्सपर्टीज है तो मैं आपको फिजिक्स के अंदर सारी चीज़ें बताऊंगा। बाकी हम लोगों के जितने भी टीम है या मेरे जो जो कलीग्स हैं उन लोगों के साथ में डिस्कस करके मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी आपको पूरा का पूरा एक बाइफर्केशन दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ बेटा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोगों के पास लास्ट में टाइम कम है और हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें ढंग से नहीं आती है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो हमें करने ही करने हैं अच्छे से। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो फिजिक्स के अंदर आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे फिजिक्स के अंदर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिख रहे होंगे। इसको मैं बोलता हूँ कि जैसे हम इसको बोल सकते हैं M1। ठीक है, तो ये हमारा M1 पार्ट है। ठीक है, M1 पार्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आपको, आप इसमें देखिए बेटा। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, एसएचएम, फ्लूइड ग्रेविटेशन। ओके, सो बेटा ये सब बातें करी गई है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो मैग्नेटिज्म भी आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ गया, कैपेसिटर भी आ गया, करंट भी आ गया। इवन इसके अंदर रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स भी आ चुका है। तो देखो बेटा, रे ऑप्टिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। करंट और कैपेसिटर, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लेते हो अच्छे से, इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो तीन चीजें होती है, कूलम्ब्स लॉ होता है, एक फील्ड होता है, एक पोटेंशियल होता है, और उसके बाद कंडक्टर्स होता है। ठीक है, तो इन्हीं के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती है। वहां से कूद के अगर हम लोग कैपेसिटर में आते हैं, कैपेसिटर से पहले करंट पढ़ लो। करंट में मेनली क्या चीजें होती है बेटा, सर्किट थ्योरी होती है, जो हमें अलग तरीके से पढ़नी होती है। सर्किट थ्योरी के मैंने आपको दो तरीके के यहाँ पे सीरीज दी है, पूरे पूरे वीडियोस की कंप्लीट सर्किट थ्योरी है। आप हमारे वीडियोस को जाकर देख सकते हो सर्किट थ्योरी के, आपको बहुत मजा आएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर ही लगे हुए हैं दोनों। एक सर्किट थ्योरी हमने ग्रीन बोर्ड पे बनाई थी, एक सर्किट थ्योरी हमने बनाई थी डिजिटल बोर्ड पे। तो दोनों का ही डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां जाके एक सर्किट थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। करंट की सर्किट थ्योरी और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन दोनों के कॉन्सेप्ट से मिला के ही कैपेसिटर पूरा चैप्टर बनता है। कैपेसिटर का जो पूरा चैप्टर है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, पोटेंशियल चार्ज सर्किट, पोटेंशियल चार्ज सर्किट्स। ठीक है, तो बेसिकली कैपेसिटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि जनरली बुक्स के अंदर कैपेसिटर को इलेक्ट्रो के साथ में ही पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो बेटा ये जो तीन टॉपिक है, ये एक तरह से तीनों टॉपिक अगर कर लेंगे तो इंटरलिंक्ड भी आपस में और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, मतलब हम लोग ये जो तीन टॉपिक है, ये तीन टॉपिक आपस में इंटरलिंक्ड भी है, और इससे हमारा एक अच्छा स्कोर हो सकता है, ईजी भी है। ऑप्टिक्स कंप्लीटली एक अलग टॉपिक है बेटा, रे ऑप्टिक्स के पूरे पूरे लेक्चर हमने डाले हुए हैं, 24 लेक्चर है इंक्लूडिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हेलो, तो बहुत अच्छे से डाला हुआ है, उसको आप पूरे को पूरे पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। अगले टॉपिक की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मॉडर्न और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बेटा अभी हमारे लेक्चर चल रहे हैं, पूरा पूरा सेमीकंडक्टर मैंने खुद पढ़ाया, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। लेक्चर नंबर 4 तक उसमें आ चुके हैं, 5वां से मतलब 5th से आने वाले टाइम में आते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे, घंटी दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं आगे देखता हूँ बेटा, आगे है मॉडर्न
SHM फ्लूइड एंड ग्रेविटेशन। SHM को मैं पर्सनली दोबारा से पढ़ाने वाला हूँ, है ना। SHM की कुछ वीडियोस भी आने वाले हैं आपके सामने, एक तो अभिषेक सर के भी आएंगे और SHM को मैं भी अपने हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। तो आपके पास दोनों टीचर्स के वीडियोस होंगे, आप चाहें जिससे पढ़ सकते हो। तो SHM के भी आपको जल्दी से वीडियो मिल जाएंगे बेटा। फ्लूइड एंड ग्रेविटेशन, ये सब आपस में अलग अलग चैप्टर्स है। SHM डिफरेंट है, फ्लूइड डिफरेंट है, ग्रेविटेशन डिफरेंट है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, SHM अगर आपको आता है ना बेटा, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो फ्लूइड के अंदर ही पूछ लेते हैं SHM के, और कई सारे चैप्टर में जैसे डाइपोल को ऐसे घुमा दिया, वो वाला क्वेश्चन आता है। बहुत सारे से क्वेश्चन आते हैं ना, जहाँ पे हम लोग SHM के बारे में बात, टाइम पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गई या बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे कंबाइंड रूप में SHM के क्वेश्चंस आते हैं। तो SHM अच्छे से आना चाहिए। SHM से ही बेटा आपको कॉम्बिनेशन ऑफ SHM से और SHM से आपको फेज समझ में आएगा, आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड समझ में आएगा, और जब आपको ये सब चीज़ समझ में आने लगेंगी तभी आपको फेज डिफरेंस समझ में आएगा। भाई फेज आएगा तभी तो फेज डिफरेंस आएगा, और फेज डिफरेंस आएगा तभी आपको आगे ऑल्टरनेट करंट और वेव्स के अंदर आसानी रहेगी समझने में। गेटिंग माय पॉइंट। और इवन वेव्स अगर आपको अच्छे से आएगी तो आपको पाथ समझ में आएगा, आपको पाथ समझ में आएगा तो आपको पाथ डिफरेंस समझ में आएगा, आपको पाथ डिफरेंस समझ में आएगा तो आपको वेव ऑप्टिक्स समझ में आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। इसीलिए फिजिक्स के चैप्टर्स क्या आपस में इंटरलिंक्ड है। तो मेरा कहना यह है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करंट, मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न, SHM, फ्लूइड मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, इनको आप अच्छे से कर लीजिए। ये हमारे M1 के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स के M2 के अंदर, तो बेटा फिजिक्स में जो हमारा M2 है, फॉर द फिजिक्स M2 जो है हमारा वो है EMI, AC, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, RBD, KTG, थर्मो। इनको हमने थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट में डाला है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से हम लोग कम इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, हालांकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको बहुत ज़्यादा स्कोर चाहिए तो। लेकिन आप सोचते हो कि आपको पहले क्या प्रैक्टिस करनी, तो आप पहले M1 कीजिए, फिर आप M2 कीजिए। आप अकेला M1 भी कर लोगे तो आपको एक 100 स्कोर आ जाएगा, ताकि आपका एक सिलेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट तो बच्चों का ऐसा होता ही है जो जनरली दोनों सब्जेक्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर फिर ज़्यादा स्कोर बच्चा लेके आता है। बाकी यहाँ तो फिजिक्स की बात हो रही है, तो आपको इन टॉपिक्स को M2 में रखना है, रिमेनिंग टॉपिक्स को आपको कहाँ रखना है, हमारे M3 के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ बेटा केमिस्ट्री की, तो मैं केमिस्ट्री की बात भी आपके सामने कर लेता हूँ। 1 सेकेंड। टॉपिक्स को यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर ही बेटा टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, बता देता हूँ आपको। जैसे अगर हम बात करते हैं कि M1 में कौन कौन से टॉपिक डाले गए हैं, तो इलेक्ट्रो, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस, केमिकल काइनेटिक्स, और उसके अलावा हम लोग सॉलिड स्टेट की बात कर सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स डाला हुआ है, D&F ग्रुप डाला हुआ है, हमारे इसका इनऑर्गेनिक से आ चुका है, फंक्शनल ग्रुप डाला हुआ है, हाइड्रोकार्बन डाले हुए हैं, GOC डाला है, GOC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बाकी कुछ टॉपिक्स को हम यहाँ पे किसके अंदर डाला है, कुछ टॉपिक्स को डाला है M2 के अंदर। देखो केमिस्ट्री तो ऑब्वियस बात है कि यार केमिस्ट्री तो मैं आपको बहुत ज़्यादा की चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स के नाम बता रहा हूँ कि आप इन टॉपिक्स को इस तरीके से करोगे तो आपको पहली प्रायोरिटीज़ में ये M1 के रखने, सेकंड प्रायोरिटीज में आपको M2 के रखने, थर्ड आपको रिमेनिंग के अंदर रखने। तो सेकंड प्रायोरिटी के अंदर P ब्लॉक भी आ गया, कोऑर्डिनेशन भी आ गया, थर्मो भी आ गया, इवन आपको यहाँ पे S ब्लॉक भी आ गया, केमिकल बॉन्डिंग भी आ गई, है ना। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो बेटा मैथ्स में आप देखोगे कि जो M1 पार्ट है उसके अंदर हम लोगों के सामने क्या रखा गया है। एक तो ये देखो मैथ्स में हो सकता है लोग अलग अलग प्रकार से रखते हो, लेकिन मैंने पर्सनली इसको अलग प्रकार से सोचा है। मैथ्स में आप एक काम कर सकते हो बेटा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसको मैं लेके चलता हूँ, जिससे इजीली स्कोर हो जाता है, वो है वेक्टर, 3D एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तुम कहोगे सर तीनों ऐसे बोल दिए जो सोल्व ही नहीं होते। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान समझना बेटा। अगर आपने वेक्टर सीख लिया ना, अगर आपने सच में सीख लिया, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था ना कि फिजिक्स इस डीप लेवल तक अगर आपको आ जाती है, हेलो, उसी डीप लेवल पे अगर आपको बेटा वेक्टर आ जाता है ना, मेरी बात ध्यान समझना, अगर आपको वेक्टर आ गया उसी डीप लेवल पर, आपको 3D भी आएगा। ये सब इंटरलिंक्ड है। और आपको मजे की बात बताऊं, वेक्टर में हम लोग एक्स और वाई के बारे में बात करते हैं, हालांकि पता क्या है, वेक्टर 3D, और मुझे तो पता है इसके वेक्टर 3D स्ट्रेट लाइन, सर्कल, मतलब एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इससे मिलती जुलती दिखाई देती है, और ये रियलिटी भी है। वेक्टर में हम लोग आई कैप जे कैप के हिसाब से बात करते हैं, वहां कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से बात करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर, एक रियल एक्सिस, एक इमेजिनरी एक्सिस। तो बेटा हमें क्या फर्क पड़ता है, इमेजिनरी कोई सी भी, हमारे लिए तो नाम है उसका आई एक्सिस, और एक का नाम है आर एक्सिस, जिससे हमारे लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नाम था। तो मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूँ वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह, तुमने जहाँ से पढ़ा है तो वहीं से खुश रहिए। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि मेरा जो रिजल्ट आया था
जो मेरा मेंस और एडवांस का जो रिजल्ट रहा था उसमें मैथमेटिक्स में मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, और उसके पीछे जो रीज़न था वो मैं यही मानता हूँ कि 3D वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर और कोऑर्डिनेट के अंदर मुझे एक रिलेशन दिखने लगा था, रिलेशन समझ में आने लगा था कि आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अब तो खैर काफ़ी टाइम भी हो गया उन सब चीज़ों को पढ़े हुए, लेकिन मेरे को आज भी वो टॉपिक्स बाकी टॉपिक्स से ज़्यादा अच्छी तरीके से याद है, और ज़्यादा मैं उनको शायद कम टाइम में जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर सकता हूँ। तो इस लेवल तक आपकी अंडरस्टैंडिंग इनमें बढ़ जानी चाहिए। बाकी उसके अलावा हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को डाल सकते हैं M1 के अंदर, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जो होते हैं ये जनरली। उसके अलावा पूरा का पूरा हमारा कैलकुलस हो गया, जिसमें इंटीग्रल कैलकुलस भी हो चुका है और डिफरेंशियल कैलकुलस भी हो चुका है, उसका लिमिट वगैरह हो गया है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन AOD वगैरह, ये सब चीज़ों का आप डाल सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसको भी आप लोग M1 में लेके चलो। बाकी M2 में बेटा प्रोबेबिलिटी, PNC, बाइनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, कॉनिक सेक्शन, इन सबको आप M2 में लेके चल सकते हो। बाकी जो बचा हुआ है वो रिमेनिंग में है। बायोलॉजी का मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि वो दूर दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं है उसके अंदर, है ना, मतलब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मैं ज़बरदस्ती ऐसी बातें क्यों करूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हालांकि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में बोलने का मेरा ज़्यादा हक नहीं है, क्यों, क्योंकि आई एम ए फिजिक्स फैकल्टी, तो मैं ज़बरदस्ती क्यों बोलूँ किसी सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन जो मैंने खुद पढ़ा है, खुद तैयारी जो करी है, मैं तो आपको उसके बिहाफ पे, और जो भी मैंने कलीग्स वगैरह से बातचीत करी है, अपने साथ वालों से, पार्टनर से, और जितने भी लोग होते हैं जो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में जो बातें जानते हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, वो बातें जानते हैं, उन लोगों से डिस्कस करने के अनुसार ही मैंने ये सब चीज़ें आपके सामने रखी है। और मैथ्स मैंने बेसिकली अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको दिया है कि इसको आप इस ब्लॉक में बना के या इस सिस्टम में बना के आप पढ़ सकते हो, इस तरह से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ सकते हो। ओके स्टूडेंट, सो आज का जो वीडियो है, अगर आप इसको इस प्रकार से तैयारी करते हो, अगर डिस्ट्रीब्यूट करके करते हो चैप्टर्स को, तो आपके लिए स्कोर ज़्यादा करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है, ज़्यादातर जो 10 साल 15 साल का पैटर्न है वो इसी हिसाब से चलता है कि कुछ टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे मेंस हो, चाहे नीट हो, चाहे एडवांस भी हो इवन, और कुछ कम इंपॉर्टेंस रखते हैं। इवन जैसे एडवांस की बात करते हैं हम लोग फिजिक्स के अंदर, तो बेटा होता क्या है ना कि बच्चे एडवांस में मैकेनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मैकेनिक्स अच्छे से आपको आनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस करने के लिए आपको मैकेनिक्स के ऊपर भरोसा नहीं करना। आप अगर ये सोच के एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हो कि मेरी मैकेनिक्स तक तो बहुत अच्छी, रोटेशन तो बहुत ही अच्छा है, बाकी इतना अच्छा नहीं है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है गड़बड़ कर जाए। आपको मैकेनिक्स आनी चाहिए बहुत अच्छे से, लेकिन आपको क्वेश्चंस कौन से अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, जो मैकेनिक्स के दम पे ही हो रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के कई क्वेश्चन है जिसमें मैकेनिक्स यूज होती है, फिजिक्स पूरे में मैकेनिक्स यूज होती है, लेकिन बेटा मैकेनिक्स के डायरेक्टली जब क्वेश्चन आते हैं ना रोटेशन वगैरह के, तो कई बार टफ आ जाते हैं, और टफ इतने टफ होते हैं कि वो हम लोग उस टाइम पे सोच के उसको सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ फ्लूइड मैकेनिक्स, मॉडर्न, इवन अगर मैं एडवांस की बात करूँ तो FM हो गया, मॉडर्न हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, SHM हो गया, वेव्स हो गया, इन सब पे भरोसा रखो। ऑप्टिक्स हो गया, इवन ऑप्टिक्स के भी टफ हो जाते हैं कई बार, लेकिन ऑप्टिक्स के बहुत टफ नहीं कर सकता हूँ एग्जामिनर, मतलब नॉट एग्जामिनर, जो भी पेपर सेट करते हैं बहुत टफ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और इजी भी होते हैं एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैग्नेटिज्म हो गया, सबके इजी बन सकते हैं, मैकेनिक्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा टफ बनते हैं। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, तैयारी कुछ ऐसे कीजिए, स्ट्रेटजी से कीजिए बेटा। बाकी कुछ दिमाग आपको खुद का भी लगाना है, सारा दिमाग हमारा यूज़ नहीं करना कि सर ने ऐसा बोला था आंख बंद करके विश्वास कर लूँगा। आपको जो टॉपिक सही लगता है, आपके हिसाब से जो ज़्यादा सही है, आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको मानना है कि मैकेनिक्स के भरोसे एग्जाम देने नहीं जाना है। इस तरह की कुछ बातों का आपको मान के चलना है। बाकी थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, मिलेंगे नए लेक्चर में, थैंक यू।